So let's start with industrial policy, new economic policy, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देश के अंदर कुछ क्राइसिस थे, सीरियल क्राइसिस थे, सीरियल भी कह सकते हो, बट सीरियस क्राइसिस थे। यानी जो इकोनॉमी थी उस टाइम पर 1990 के आसपास लेके बाहर है वो दिख रहा है। तो जो सीरियस कंडीशन थी इकोनॉमी की, यानी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था, लोगों के पास पैसे ही नहीं होता था, भूखमरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, देश में पैसे ही नहीं था। तो ये संकट से उबरने के लिए 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। अच्छा, नई इकोनॉमिक पॉलिसी समझने के लिए अपने को ये समझना जरूरी है कि पहले ऐसा क्या हुआ कि ये लाना पड़ा। तो सीधी सी बात है, जो इसके कैरेक्टर में होगा समझ जाना कि इसके पहले जो पॉलिसी थी वही उसके कैरेक्टर में दिक्कत थी, है ना, तभी ये लेके आए हैं। तो क्या कहना है, इन 1991 द इंडियन इकोनॉमी फेस्ड अ सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, high government deficit and a rising trend of prices despite bumper crops. As a part of economic reforms, the Indian government announced a new industrial policy in July 1991. The main aim of new industrial policy was to create a more competitive environment in the economy and to remove the barriers of entry and growth of firms. ठीक है, समझो इनका क्या कहना है। बहुत ज्यादा क्राइसिस था, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट था, गवर्नमेंट के डेफिसिट ज्यादा था, और गवर्नमेंट क्या चाहती थी, ये दिल मांगे मोर, मतलब कंपटीशन ज्यादा हो जाए। कंपटीशन ज्यादा क्यों सर, ऐसा क्यों? इसका मतलब है सर पहले सब हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता था। यस, पहले रिस्ट्रिक्शन था, बिजनेस में एंट्री लेने के लिए रिस्ट्रिक्शंस थे, और गवर्नमेंट क्या चाहती, भाई देखो मेरे को ये बताओ, यही रिचार्ज आज के डेट में, पहले एक जमाना था जब 400 रुपए का बैलेंस डालो, मतलब फोन लगाने के लिए अलग बैलेंस डालो, एसएमएस भेजने के लिए अलग बैलेंस डालो, और डाटा चलाने के लिए अलग बैलेंस डालो, है ना। 100-150 रुपए में 1 GB डाटा मिलता था, जो आज महीने भर फ्री चलता है, अनलिमिटेड हो गई, है ना। क्यों हुआ ऐसा? कंपटीशन की वजह से, ट्रेड कंपटीशन की वजह से, जो व्यापारियों में वो आया कंपटीशन, इसकी वजह से सब पॉसिबल हुआ। नहीं तो होता क्या, नहीं होता। सही बात है ना। तो एज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो जब डेफिसिट को दूर करने के लिए, देखो क्या होता है, फॉरेन करेंसी, यदि आप देश में फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो जो फॉरेन करेंसी है, भाई यदि आप इंपोर्ट करते हो तो पेमेंट तो आपको फॉरेन करेंसी को, फॉरेन कंट्री को फॉरेन करेंसी में ही देना पड़ेगा। अमेरिका से खरीदोगे तो उसको रुपया दे सकते हो क्या? नहीं, वो लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। अब यदि आपके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं होगा, भंडारण नहीं होगा फॉरेन करेंसी का, तो आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होगी? डिमिनिश होगी, उसकी वैल्यू कम होगी ना, यानी वो डेप्रिसिएट होगी वैल्यू, है ना। सही बात है। 1980 तक या 70-78 तक जो भारत का 1 रुपया है, अमेरिका का $1 दोनों बराबर थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि 60-70 रुपए देव तो जाके $1 मिलता है। तो ये भारत सरकार और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच का एडजस्टमेंट था कि हमने हमारी करेंसी को डिवैल्यू कर लिया, और पहली बार कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ डिमोनेटाइजेशन, है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं। यदि तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में है तो मेरी वैल्यू ज्यादा होगी कि तुम्हारी? सीधी सी बात है, मेरी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि तुम, मेरा तो मेरे पास है पर तुम्हारा भी मेरे पास है,
ऐसा ही उस टाइम पे हुआ, जिसकी वजह से हमको हमारी करेंसी को क्या करना पड़ा, डिप्रिसिएट करना पड़ा, है ना। अदरवाइज आज रुपया और डॉलर में कोई फर्क नहीं था, और ना होता, सरकार यदि चाहती तो ना होता ऐसा, लेकिन ठीक है, जो भी परिस्थितियां रही। तो फॉरेन एक्सचेंज, ये जो समस्याएं थी, इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी देश की, उनको सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया, और क्या लेके आए, द ब्रॉड फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी। इसके फीचर्स के क्या थे, पहला डी लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग को खत्म किया गया। लाइसेंसिंग को खत्म करना मतलब, पहले आपको कोई भी इंडस्ट्री डालनी हो तो लाइसेंस लेना पड़ता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। उसको 1991 से खत्म कर दिया कि लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, आप तो बस बिजनेस करो। लेकिन 6 इंडस्ट्री ऐसी थी जिनको लाइसेंस कंपलसरी था। वो 6 इंडस्ट्रीज के नाम आप याद रखना, और याद रखना दिमाग से कि सीधी सी बात है, जब सबको छूट दे दी, 6 को ही रिस्ट्रिक्ट किया, मतलब ये कैसे प्रोडक्ट होंगे, हजारडस, जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता, हजारडस केमिकल, गाना ना तमंचे पे डिस्को, तमंचा, कट्टा, गोला बारूद, है ना, एल्कोहल, इन पर गवर्नमेंट ने अभी भी लाइसेंसिंग रख रखी थी, बाकी चीजों से हटा दी। ठीक है। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब समझो गवर्नमेंट डेफिसिट में क्यों थी। कोई चीज चलेगी या नहीं चलेगी डिपेंड करता है कंज्यूमर पर। कंज्यूमर मीन्स पब्लिक। पहले जब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, पब्लिक सेक्टर, तो हम उनकी वैल्यू नहीं करते थे। जब हमको कोई चीज मुफ्त में मिलती ना, फ्री में, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। तो गवर्नमेंट जो पहले सुविधाएं देती थी, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते थे। सरकारी बिल्डिंग में आदमी पान खा के थूक देता था, अभी प्राइवेट में थूक दो, चटवाले वो जुबान से। मतलब आदमी यदि परेशान है तो वो अपने चलन से परेशान है, अपनी दिमाग जो उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है ना, उसकी वजह से परेशान है। यदि हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे से यूटिलाइज किया होता तो प्राइवेटाइजेशन होता नहीं होता। जो सरकारी स्कूलें पहले चलती थी, यदि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाते, गवर्नमेंट को ही फोर्स करते कि नहीं, आपको सरकारी स्कूलों में सुविधा देनी पड़ेगी, हम उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे, ऐसा यदि पब्लिक ने किया होता तो आज जो हम लाख 1.5 लाख रुपए फीस भर के और ज्ञान ले रहे हैं, लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी सुविधाएं सरकारी मिलती। सरकारी हॉस्पिटल में आदमी जाता ही नहीं है, बोले इलाज अच्छा नहीं होता। अबे यार, तो तू सरकारी में जाएगा नहीं तो सरकार कब तक फ्री में सैलरी देगी। सरकार ने भी बोला ले जाओ यार, तुम तो खत्म करो मेडिकल, जिसको प्राइवेट चाहिए ना फुल्ली प्राइवेटाइजेशन करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपना रोल कम कर दिया, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, और ये क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट नीचे भी आया। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से जो सरकारी दुकानें हैं उनकी शेयर होल्डिंग को बेचना शुरू कर दिया। और ये डिसइन्वेस्टमेंट कब से शुरू हुआ, 1991 से। और इसको ज्ञान देने वाले कौन थे, मनमोहन सिंह। लेकिन आज की डेट में जब जो बंदा गवर्नमेंट में बैठता है वो जब डिसइन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी जो अपोजिशन पार्टी होती है वो ये कहती है कि इन्हें देश बेच दिया। अरे देश कहां से बेचा मालिक, जब तुम डिसइन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट तुम खुद लेके आए हो कि सरकार अपना हिस्सा यदि कहीं पर सरकार ने लाख रुपए लगा के रखे हैं तो उसमें से 50% सरकार बेच रही है। तुमने ये ज्ञान दिया और आज बोल रहे हो, मतलब तुम देश बेच रहे थे क्या, तुम तो डिसइन्वेस्ट किया, तो आज की गवर्नमेंट कहां से देश बेच। इस तरीके से पब्लिक को क्या ज्ञान दिया जाता है। अच्छा, पब्लिक जोश में भर जाती है, अरे यार दिमाग का इस्तेमाल यदि पब्लिक शुरू कर दे तो उसकी आधी समस्याएं खत्म हो जाए। और जितना पेमेंट उसको देना पड़ता है, मतलब वो दिन रात मजदूरी करता है कई के लिए दूसरे को दे देने के लिए, किसी न किसी रूप में आप दे ही रहे हो भाई, सीधी सी बात है।
यही आप यदि पब्लिक इकट्ठी हो जाए, यूनिटी हो पब्लिक के अंदर, और वो गवर्नमेंट का अपोज करना शुरू करे, इलेक्शंस का बहिष्कार करो कि हमको आप एजुकेशन और हेल्थ दो चीजें फ्री दोगे, हमको लाइट पानी बिजली सड़क फ्री नहीं चाहिए, हमको तो एजुकेशन अच्छी दो और हेल्थ अच्छा दो, बस दो ही चीज की तो जरूरत है, दो चीज फ्री दो, कर दे तो सब सही होता है। बट ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट, फिर से समझ लो, डी लाइसेंसिंग मतलब पहले ट्रेड बैरियर्स थे, रिस्ट्रिक्शन थे, लाइसेंस लेने के बाद ही इंडस्ट्री डालने का मौका मिलता था, उसको खत्म करा। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने अपने रोल जो थे उनको कम करके प्राइवेट लोगों को सौंप दिया कि दादा तुम बिजनेस चलाओ, तुम सब कुछ देखो, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जहां जहां पैसे लगा के रखे थे, जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के थे, गवर्नमेंट ने उसमें से अपने पैसे लेना शुरू कर दिया और पब्लिक में बेचना शुरू कर दिया। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल मतलब गवर्नमेंट ने एफडीआई को बढ़ावा दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब हमने फॉरेनर्स को ये बोला कि तुम आके हमारे यहाँ दुकान खोल लो, तुम क्या करो, हमारे यहाँ के दुकान खोल लो। हम हालांकि हम गुलाम भी क्यों हुए थे, इसी एफडीआई की वजह से। 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो व्यापार करने ही आई थी, धीरे धीरे उन्होंने अपने को गुलाम बना लिया। आज भी हम एक तरह से देखा जाए तो मेंटली फॉरेन कंपनियों के गुलाम ही हैं। जब पहली बार कोको कोला, जब फर्स्ट टाइम कोका कोला इंडिया में बिजनेस लेके आया तो उसने क्या बोला, जो तारकोल है ना और जो नमक है ये कचरा है, लेकिन आज वही कोलगेट ये पूछता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। जब आदमी दातून करता था और तारकोल का यूज करता था, नमक का इस्तेमाल करता था दांत साफ करने के लिए, तो ज्यादा सही था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट देख के वो बाबरे नैन हो गया, पागल हो गया, वो दिमाग लगाया ही नहीं उसने। हम चकाचौंध की दुनिया में जितना खो जाएंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उतना ज्यादा हम मुसीबत में जाते हैं, और उसका ये रिजल्ट है। जिससे क्या किया गवर्नमेंट ने, फिर एफडीआई लेके आए। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। परमिशन दे दी हमने उनको कि आप आओ हमारे यहाँ दुकानें खोलो और हमारे यहाँ पैसा लगाओ, ठीक। तो चार चीजें हो गई, पहला डी लाइसेंसिंग, फिर डिक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट, और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए हमने क्या करा, पॉलिसी को अपने लिबरल यानी छूट दे दी, जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे वो कम कर दिए कि आओ हमारे साथ मिलके हमको भी टेक्नोलॉजी सिखाओ और हमारे यहाँ बिजनेस भी करो। सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB का गवर्नमेंट ने सेटअप कर दिया कि एक अलग से संस्था बना दी कि फॉरेनर्स यदि अपने यहाँ के बिजनेस करना चाहते हैं तो इस बोर्ड से अपना जो भी है प्रोसेस कर लिया करें। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व, मतलब जो रिजर्व था कि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी, वो खत्म कर दिया। जैसे खिलौने, अगरबत्ती, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट जो थे कि नहीं यार ये तो छोटे व्यापारी ही बनाएंगे, उसको खत्म कर दिया कि कोई भी बनाओ, कंपटीशन बढ़ेगा, चीजें सस्ती होंगी, ठीक है। तो ये था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक। ये चीजें ये लेके आए थे। इसमें जो मेन इसको कंसोलिडेट किया जाए तो मेन कंपोनेंट जो थे वो था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और आज की डेट में एक नया आइटम जुड़ चुका है इसमें, M, मॉडर्नाइजेशन। तो हम इसको पढ़ने के लिए मिलेंगे ब्रेक के बाद, और वो ब्रेक कब आता है ये बताऊंगा मैं ब्रेक के बाद, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद।